क्या मिले थे? कंकाल, बहुत ज़्यादा मात्रा में कंकाल मिले थे, है ना, जिस वजह से इस स्थल को मृतकों का टीला कहा गया था। अब ये मृतकों का टीला जानते हैं क्या सर? उसमें जितनी भी कंकाल या हड्डियाँ मिली थी ये सब के सब व्यवस्थित ढंग से नहीं था। किस ढंग से नहीं था? व्यवस्थित ढंग से नहीं था, जिससे पता चलता है, जिससे इतिहासकारों ने बताया था कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह था जहाँ पे ना मानव एक दूसरे से युद्ध किए थे, कहीं ना कहीं तलवार चलाए थे, गोली तो उस समय नहीं था, ठीक है ना, तलवार से काटे कूटे थे। और जितनी भी हड्डियाँ मिली थी ना वो कहीं ना कहीं एक कब्र में नहीं दफनाया गया था, इधर उधर छिटाया गया था। किसी का पैर छपरा मिला था, किसी का पटना मिला था, किसी का गोपालगंज मिला था, इतने दूर पर, मतलब कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर पर मिला था, बोल सकते हैं यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर मिला था। उसका ठेहुना कहीं और फेंकाया था, उसका गर्दन कहीं और फेंकाया था, ठीक है ना, उसका हाथ कहीं और, मुड़ी कहीं और, इस तरह से फेंकाया था। तो इससे क्या प्रमाण मिल रहा है कि हम देते हैं डेहड़ी, समझते हैं डेहड़ी जो होता है मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर अनाज रखा जाता है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अनाज जितना भी उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको बेरी में भर देते हैं। बेरी समझते हैं, जहाँ भूसा रखा जाता है ना, उसमें रख देते हैं। परंतु चूहा बड़ी होशियार है सब, चूहा पता ना कैसे खोज लेता कि डेहड़ी में अनाज रखल बा, हमने के लही ना, क्या कि डेहड़ी जो होता है साइड साइड से माटी से घिरा होता है, और वो बेरी के अंदर से काट कूट कर कैसे भी घुस जाता है चूहा। उस सर्वे ऑफ इंडिया, ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पापा कनिंघम थे, ठीक है ना। अब देखिए इंजीनियर साहब थे कौन? अलेक्जेंडर कनिंघम भैया, ये इंजीनियर साहब थे। तो इनको सबसे पहले ना हड़प्पा से एक लिपिबद्ध मुहर मिला। मोहर समझते हैं ना, मोहर जो किस ठप्पा उसको, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम साथी गर तेरा साथ हो, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम साथी गर तेरा साथ हो। तो साथीगर की नहीं, आप सब सब्सक्राइबर की ज़रूरत है हमको। अगर आप सब सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को शेयर करते हैं तो रियलिटी में हम इस ज़िंदगी को जीत लेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले जो 12th क्लास का हिस्ट्री यानी इतिहास है, वो इस इतिहास का वो जो दूसरा ये पार्ट होगा। इसके पहले हम एक पार्ट बता दिए हैं, तो उस पार्टवा को अगर नहीं देखे हैं ना तो जाके आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा आपको, या प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो हमने इतिहास को 3 कालखंडों में बांट के आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दी थी बेसिक, ठीक है ना। उसके बाद आपके चैप्टर का जो पहला पार्ट है ईंट, ठीक है ना, ईंट, मनके और अस्थियाँ, ये पहला पार्ट है जो NCERT से कहीं ना कहीं लिया गया है, ठीक है ना। तो इस पहले पार्ट में हम लोग जो हिस्ट्री का दूसरा कालखंड था, अधैतिहासिक था, एगो प्रागैतिहासिक था। तो प्रागैतिहासिक में कहीं ना कहीं ये सारे सिंधु घाटी की सभ्यता आपको जानकारी मिलती है, और कहीं ना कहीं आपको 12th क्लास के जो सिलेबस है उसमें यहीं से आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि उस समय जो ऐतिहासिक था, प्रागैतिहासिक, उसमें कौन कौन से यहाँ पे जगह थे उनके बारे में हमको समझना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, जो आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले बात ये थी कि इसकी खोज किसने करी थी, कब इसका खोज हुआ था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो था ना, ये एक ऐसी सभ्यता थी जिसमें बहुत से मानव यानी मनुष्य रहा करते थे, और वे अपने रहन सहन के तौर तरीकों को कैसे अपनाते थे, किन उनकी घर बनाने के जो तौर तरीके थे क्या क्या थे, जो अभी के टाइम में है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसकी खोज हुई थी ना 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई थी, स्टार्ट में। जब 19वीं शताब्दी स्टार्ट हो रही थी ना, उसी समय इसका किसका खोज हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज हुआ था, या इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं सबसे पहले इसको देखा गया था। खोज करने की जो होड़ लगती है ना, होड़ कहने का मतलब कि सबको एक ललक होती है कि हम किसका खोज करेंगे, हम इसका खोज करेंगे, हम एक खोज करेंगे, वो ओकर खोज करेगा। तो स्टार्ट होता 19वीं शताब्दी से, लेकिन सबसे पहले 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका खोज दिया था। इसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था, जो एक पेशे से क्या थे? इंजीनियर थे, कहीं कहीं वे अभियंता थे एक तरह से, जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी थी। अब उनको खोजा कैसे गया? देखिए उनको एक तरह से मोहर मिला, ठीक है ना। क्या मिला? मोहर। ये सारी की सारी चीज़ें हम आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए
इसलिए उनको ना ये पढ़ेंगे अभी कि क्या कैसे उनको क्या चीज़ मिला था, ठीक है ना। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उनको क्या चीज़ मिला सर्वप्रथम, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिलहाल इसको समझते हैं। कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का पिता कहा गया, क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी, इसलिए उनको ASI के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पापा, पिताजी, डैडी जी कहा जाता है। याद रहेगा ना आपको कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने करी थी, तो हड़प्पा सभ्यता जो था इसकी खोज करी थी किसने, तो कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर भाई ने इनका खोज किया था। कब, 1875 में सबसे पहले। इसलिए इनके भारतीय सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पापा कनिंघम थे, ठीक है ना। अब देखिए इंजीनियर साहब थे कौन, अलेक्जेंडर कनिंघम भैया, ये इंजीनियर साहब थे। तो इनको सबसे पहले ना हड़प्पा से एक लिपिबद्ध मुहर मिला। मोहर समझते हैं ना, मोहर जो किस ठप्पा उसको बोल सकते हो। तो वो लिपिबद्ध मुहर मिला, मतलब उस मुहरवा के ऊपर ना कुछ लिखा था। क्या लिखा था, अब देखते हैं क्या लिखा था। हालांकि जितने भी अधैतिहासिक में ये प्रागैतिहासिक में जितनी भी चीज़ें मिली थी ना वो लिखा गया था, उस पर पढ़ा भी जा सकता था, परंतु कुछ ऐसा ना लिखा गया था जिसके ऊपर पढ़ ही नहीं सकते थे। तो उनको ये हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर मिला था ना, ठेपा, जिस पर एक सांड का चित्र था। किसका चित्र था, यानी बुल का चित्र था, मोहर जो मिला था इसको। आपके स्कूलों में जितने भी प्रिंसिपल लोग होंगे ना वो भी अपने नाम का मुहर बनवा कर लाते होंगे, है ना। या और भी बहुत तरह के बैंक में भी मुहर रहता है, सब लोगो समझते हैं ना। तो इनको एक लोगो मिला जिसका नाम क्या था, जिस पर किसका चित्र था, तो बोल सकते हो। तो वो लिपिबद्ध मुहर मिला, मतलब उस मुहरवा के ऊपर ना कुछ लिखा था। क्या लिखा था, अब देखते हैं क्या लिखा था। हालांकि जितने भी अधैतिहासिक में ये प्रागैतिहासिक में जितनी भी चीज़ें मिली थी ना वो लिखा गया था, उस पर पढ़ा भी जा सकता था, परंतु कुछ ऐसा ना लिखा गया था जिसके ऊपर पढ़ ही नहीं सकते थे। तो उनको ये हड़प्पा सभ्यता से एक मोहर मिला था ना, ठेपा, जिस पर एक सांड का चित्र था। किसका चित्र था, यानी बुल का चित्र था, मोहर जो मिला था इसको। आपके स्कूलों में जितने भी प्रिंसिपल लोग होंगे ना वो भी अपने नाम का मुहर बनवा कर लाते होंगे, है ना। या और भी बहुत तरह के बैंक में भी मुहर रहता है, सब लोगो समझते हैं ना। तो इनको एक लोगो मिला जिसका नाम क्या था, जिस पर किसका चित्र था, तो सांड का चित्र था। और इनको ना जहाँ तहाँ टूटे भवनों के अवशेष मिला। भवन माने बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है ना उनका अवशेष, यानी ईंट पत्थर बालू सीमेंट इस तरह के कुछ अवशेष मिले, जिस आधार पे कनिंघम ने कहा, अलेक्जेंडर कनिंघम, कि यहाँ कुछ मिलेगा जरूर, इसको खोदाई करवाते हैं। तो इन्होंने खोदाई करवाया ना, तो इनको बहुत सारे ईंट मिले। क्या मिले, ईंट, जिससे उनको पता चला कि हाँ यहाँ पे पहले जरूर कोई ना कोई क्या था, मनुष्य यानी मानव निवास किया था। जिस बेस पर सबसे पहले उन्होंने क्या करी, 1875 में इसका खोज कर दिया, ठीक है ना। कनिंघम जी ने, इंजीनियर साहब, खोज कर दिया किसका, हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है ना। अब अगर इसके विस्तार की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से ऐसे जगह थे, स्पेशल जगह थे, ठीक है ना, जहाँ पे बहुत तरह के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो उन सबसे मुख्य रूप से दुगो स्थल था। कितना स्थल था, दुगो, जिसका नाम था एक हड़प्पा और दूसरा था मोहनजोदड़ो। प्रमुख स्थल थे। इसके आगे इसके अलावा लोथल था, कालीबंगा था, चंदहुदड़ो था, इस तरह के भी छोटे छोटे स्थल मिले थे, जबकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल थे क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक मात्रा में कुछ ना कुछ खोजें मिली हुई थी। तो सबसे पहला स्थल आता है हड़प्पा, ठीक है ना। हड़प्पा जो है ना, ये देखिएगा, ये पाकिस्तान के पंजाब, ठीक है ना। पहले पंजाब की बात करें तो पाकिस्तान में, पंजाब पहले पाकिस्तान में था, ठीक है ना। अभी के टाइम में भारत में है। तो उस टाइम देखिए पाकिस्तान जो था ना, पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान ज़िले में ये स्थित है। क्या चीज़, हड़प्पा जो जगह है ना, ये पाकिस्तान के पंजाब के मुल्तान ज़िले में ये क्या था, स्थित था हड़प्पा, ठीक है ना, ये वाला। अब इसमें स्थलों की कुल संख्या की बात करें तो इसमें केवल स्थल की संख्या कितना था, तो 1022। कितना था, 1022। अब 1022 में पाकिस्तान में था 406, कितना था, 406, और ये भारत में कितना था, 616। कहने कि पाकिस्तान और भारत उस समय एक ही में था, अफगानिस्तान भी था, और बहुत से ऐसे देश थे जो एक ही में शामिल थे। तो हड़प्पा सभ्यता से कुछ स्थल मिले, जगह मिले, जिसमें कितना मिला था, 1022। अब 1022 में 406 जो स्थल था ना, ये था PAK में, पाक में, पाकिस्तान में। अभी के टाइम में पाकिस्तान को पाक बोला जाता है, पाक, भाग नहीं, पाक, ठीक है ना। और भारत में कितना मिला, 616। तो ये टोटल हो जाता है कितना, 1022। तो 1022 स्थलों की संख्या क्या मिला था, हड़प्पा सभ्यता से, यानी कहने कि हड़प्पा से, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे किस तरह की चीज़ों को बनाई जाती थी,
ठीक है ना। तो यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे इसका केंद्र था दूगो, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। हड़प्पा का केंद्र कौन कौन था? सिंध और पंजाब। केंद्र, सेंटर जहाँ पे कुछ बनाया जाता हो, ठीक है ना। तो ये हड़प्पा जो था ना, इसके दो केंद्र थे, एक था सिंध, एक था पंजाब। पंजाब, सिंध, मराठा, गुजरात, ऐसे का कुछ करके नाम सुने ना जनगण मन राष्ट्रगान में, ठीक है ना। तो पंजाब और सिंध ये केंद्र थे किसके? हड़प्पा के। हड़प्पा का केंद्र था पंजाब और सिंध। अब कहीं ना कि रावी नदी के तट पर क्या हुआ था? बसा हुआ था। अब आपको पता होना चाहिए कि पंजाब जो है ना, ये 5 नदियों के मुहाने पर बसा हुआ है, 5 नदियों के क्षेत्र में बसा हुआ है। सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, तो ये 5 नदियों के केंद्र पर बसा हुआ है, जिसमें से पहला जो सिंध नदी है, इस पर इसका केंद्र किसका? हड़प्पा का। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र, यानी हड़प्पा जो स्थल है इसका केंद्र कहाँ है? कहीं ना कहीं सिंध नदी के केंद्र पर, ठीक है ना। सिंध जगह हो गया, नदी भी एक तरह के, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, सिंध जगह भी है ना, और नदी भी, सिंधु नदी जिसको बोल सकते हैं। ये सिंधु नदी ना है, ये सिंध जगह है। अब बात करते हैं, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। हमने कहा कि पंजाब, देखिए जो 5 नदी आपको नाम बताया है ना, उसमें आप देखिएगा ये रावी नदी के तट पर क्या स्थित है? हड़प्पा है। उसके बाद करें कि यहाँ अन्नागार मिला है। यहाँ पे जो हड़प्पा जो है ना, यहाँ पे क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार का मतलब कि अन्न का गार, जैसे शस्त्रागार, मतलब शस्त्र का घर, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो अन्नागार जो है ना, यहाँ पे अन्न रखने के गोदाम मिले हैं। यानी उस समय जितनी भी खेती हुआ करती थी, हम आपको बताया था कि सबसे पहले कृषि किसकी हुई थी? तो जौ और किसका हुआ था? गेहूं का हुआ था। और ये जौ और गेहूं का खेती हुआ था सुलेमान और किरतर पहाड़ियों के बीच में, ठीक है ना। तो उस समय जितने भी कृषि कार्य से संबंधित अनाज निकलते थे, उन अनाजों को गोदाम में भर दिया जाता था। जैसे अभी के जो किसान होते हैं ना, अनाज को इकट्ठा करने के लिए डेहड़ी समझते हैं? डेहड़ी जो होता है मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर अनाज रखा जाता है। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अनाज जितना भी उत्पन्न होता है, बहुत ज़्यादा अगर उत्पन्न हो रहा है तो उसको बेरी में भर देते हैं। बेरी समझते हैं, जहाँ भूसा रखा जाता है ना, उसमें रख देते हैं। परंतु चूहा बड़ी होशियार है सब। चूहा पता ना कैसे खोज लेता है कि डेहड़ी में अनाज रखल बा, हमने के लही ना, काहे कि डेहड़ी जो होता है साइड से माटी से घिरा होता है, और वो बेरी के अंदर से काट कूट कर कैसे भी घुस जाता है चूहा, उसमें आराम से मौजी से खाता है एकदम, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से वे देखिए यहाँ पे वे अन्नागार बनाया करते थे। अन्नागार का मतलब कि एक ऐसा जगह, एक ऐसा हाउस, एक ऐसा घर जिसमें वो अन्न रख सके। तो सबसे पहले अन्नागार का जो घर था कहाँ पे देखने को मिला? हड़प्पा में मिला था। हड़प्पा में मिला था उसको, ठीक है, अन्नागार। उसके बाद दूसरे अगर दूसरे प्रमुख स्थल की बात करें तो दूसरा प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, ठीक है ना। क्या है? मोहनजोदड़ो, जो पाकिस्तान का एक सिंध जगह है, सिंध ऐसा, ठीक है ना, राज्य बोल सकते हैं। वहाँ पे एक लड़काना जिला है, उसी में क्या है? मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है ना। अब ये बात करें, हड़प्पा से 4 से लगभग 83 किलोमीटर दूर है, समझ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगर हड़प्पा है तो यहाँ से 483 किलोमीटर दूर पर क्या है? तो ये मोहनजोदड़ो है, 483। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा जो है, सॉरी मोहनजोदड़ो जो है, ये हड़प्पा से कितना किलोमीटर दूर पर स्थित है? तो 483 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है ना। उस तरह से अगर बात करते हैं, ये सिंधु नदी के ऊपर बसा हुआ था। किस नदी पर बसा था? सिंधु। तो हड़प्पा बसा था रावी नदी के तट पर, और सिंधु के नदी के तट पर कौन बसा था? मोहनजोदड़ो, ठीक है। अब यहाँ इस नगर को, इस जगह को, इस स्थल को मृतकों का टीला कहा गया। किसको कहा गया? मृतकों का टीला। अब इसको मृतकों का टीला क्यों कहा गया? अब देखिए, जैसे अगर बर्फ बहुत ज़्यादा जमे हो तो उसको बर्फ का टीला बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर कहीं भेड़ी बहुत ज़्यादा तो उसको भेड़ी को टीला बोल सकते हैं। उसी तरह ये एक ऐसा स्थल था जहाँ पे बहुत सारे हड्डी के मानव के कंकाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कंकाल मिले थे, है ना, जिस वजह से इस स्थल को मृतकों का टीला कहा गया था। अब ये मृतकों का टीला जानते हैं क्या सर? उसमें जितनी भी कंकाल या हड्डियाँ मिली थी, ये सब के सब व्यवस्थित ढंग से नहीं था। किस ढंग से नहीं था? व्यवस्थित ढंग से नहीं था, जिससे पता चलता है, जिससे इतिहासकारों ने बताया था कि मोहनजोदड़ो एक ऐसा जगह था जहाँ पे ना मानव एक दूसरे से युद्ध किए थे, कहीं ना कहीं तलवार चलाए थे, गोली तो उस समय नहीं था, ठीक है ना, तलवार से काटे कूटे थे। और जितनी भी हड्डियाँ मिली थी ना, वो कहीं ना कहीं एक कब्र में नहीं दफनाया गया था, इधर उधर छिटाया गया था। किसी का पैर छपरा मिला था, किसी का पटना मिला था, किसी का गोपालगंज मिला था, इतने दूर पर, मतलब कहीं ना कहीं बहुत दूर दूर पर मिला था, बोल सकते हैं। यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर मिला था। उसका ठेहुना कहीं और फेंकाया था, उसका गर्दन कहीं और फेंकाया था, ठीक है ना, उसका हाथ कहीं और, उंगली कहीं और, इस तरह से फेंकाया था। तो इससे क्या प्रमाण मिल रहा है कि हाँ, उस समय भी
उस समय भी क्या हुआ करते थे, युद्ध हुआ करते थे। और युद्ध के लिए सबसे पहले उन्होंने किसका इस्तेमाल करते थे, कहने के हथियार का, ठीक है ना। और हथियार वो बनाते किससे थे, तो जानवरों के जो हड्डियाँ होती थी उन हड्डियों से हथियार बनाया करते थे। या धीरे धीरे उन्होंने जैसे लौह युग का आरंभ किया, उसके बाद से इन्होंने लोहे का भी हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जितने भी यहाँ पे लाश मिली थी ना, लाश कहने का सेंस है कि कंकाल यानी हड्डी, वो सबके सब अव्यवस्थित ढंग से मिला था, किसी का ठेहुना कहीं फेंकाया था, इस तरह की चीज़ें हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार का मतलब कि गढ़ा, जिसमें लोग नहाया करते हैं। स्नानागार इज द फॉर्म ऑफ गढ़ा, गढ़ा को स्नानागार कहते हैं। जैसे तालाब बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्या बोल सकते हैं, तालाब। तालाब भी क्या, स्नानागार ही है। तालाब क्या है, स्नानागार ही। पहले के टाइमिंग में लोग तालाब से ही पानी कुआं निकालते थे, जितनी भी बातें करें अगर, ठीक है ना। पहले आरओ का मशीन नहीं था कि निकाल के पानी मार लेंगे 2 गिलास, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ें पहले विकसित हुई थी। तो कहीं ना कहीं उस समय विशाल स्नानागार मिला था। स्नानागार का मतलब कि नहाने वाला जगह, ठीक है ना, डूबने वाला जगह, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये दोनों जो स्थल थे ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, सबसे बड़े स्थल थे। और इन पर बहुत ज़्यादा इनका जो बहुत ज़्यादा क्या हुआ था, विकास भी हुआ था कहीं ना कहीं। अब इसके बाद चुटकुटिया, देखिए इन दोनों के अलावा कुछ चुटपुटिया जगह है, छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे और भी कुछ कुछ अवशेष मिले हैं। जैसे इसके बाद होता है चंदहुदड़ो। तीसरा जगह है जो नॉर्मली जगह है, चंदहुदड़ो। ये मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चंदहुदड़ो मोहनजोदड़ो से कितना दूर स्थित है, 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भी सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कांवा नदी के, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। कौन, चंदहुदड़ो। अब मोहनजोदड़ो किस नदी पर स्थित है, तो ये भी सिंधु नदी पर स्थित है। ये हड़प्पा, ये किसके, रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। यहाँ भी भवनों के अवशेष मिले थे। किसका अवशेष, भवनों के, मतलब किसी का बिल्डिंग होगा, बहुत सारे लोगों को बिल्डिंग होगी, छोटी मोटी जितनी भी बात करें, वो सारी की सारी बिल्डिंग कभी ना कभी टूटी होगी। तो टूटने के बाद उसका जितना भी अवशेष था जहाँ तहाँ बिखरा हुआ था, तो उसके अवशेष के रूप में क्या क्या मिला था पता है आपको, बालू मिला था। कहीं ना कहीं दीवार जब जोड़ते ना तो बालू जो होता है वो मिला था। ईंट मिले थे, और ईंट ऐसे मिले थे ना जो ईंट बहुत मजबूत थे, ठीक है ना, बहुत मजबूत। अभी के टाइम में ईंट वाला नहीं। तो कहीं ना कहीं भवन के अवशेष मिला था। यहाँ मनका बनाने का केंद्र था। चंदहुदड़ो जो था ना, ये मन का मतलब हड़िया, बर्तन के हड़िया बनाने का क्या था, केंद्र था। तो इस तरह से आप आज की इस वीडियो में कुछ स्थलों के नाम सुने जो हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी। इसके अगले वीडियो में हम आपको और सारे स्थल के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो इसी के साथ मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।